ये तो बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही बात है कि सीएम चेहरे को लेकर यहाँ लड़ाई होने वाली है। अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी कलह जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए 2018 में सिंधिया कहीं ना कहीं यहाँ सीएम पद को लेकर ही भाजपा में आए थे। अगर मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात हमेशा से होती है। इन्हीं 5 राज्यों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड, गोवा, आप किसी भी राज्य को उठा लीजिए, हर राज्य में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव प्रचार होता है और चुनाव लड़ा जाता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़ और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में, जहां पर हम बात करेंगे 5 राज्यों के जो एग्जिट पोल आए हैं। और यहां पर हम बात 2023 की 2024 के प्रोग्राम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 24 का रास्ता, यानी जिसको फाइनल कहा जा रहा है, जो लोकसभा चुनाव होंगे उसका रास्ता कहीं ना कहीं 2023 से ही होके जाएगा। और ये 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं एक मजबूती बना देंगे उस पार्टी को जिस पार्टी के हक में ये ज़्यादातर राज्य आएंगे कि आपकी सरकार बन गई है, तो आप 2024 के लिए भी बड़ी हुंकार यहाँ पर भर सकते हैं। सीधा सीधा देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बात तेलंगाना की करें तो यहाँ पर BRS है और AIMIM है, जहाँ बुरी तरीके से भाजपा पछड़ती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना में 7 सीटें भाजपा के पास हैं, 64 बहुमत के साथ कांग्रेस है और BRS जो कि अन्य दलों में है या वहाँ की मेन पार्टी है, वो वहाँ पर उसकी यहाँ पर 44 से लेकर 48 सीटें बताई जा रही हैं। यानी साउथ बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस आसानी से बहुमत तो एग्जिट पोल में बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ इस बार फिर दोबारा जो है कांग्रेस के हाथों में जा रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल हमारे सामने है, अभी 90 में से बहुमत 46 की है, जिसमें से भाजपा के पास मात्र 39, कांग्रेस के पास बहुमत की 2 आगे सीटें 48 और अन्य के खाते में 3 है। ये बात हुई छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की। लेकिन बात करें हिंदी बेल्ट की, जहां से पूरा फोकस किया जाएगा, जहां से 2024 के बड़े बड़े नेता यहां पर हैं, जहां पे हमने देखा कि कई सांसद भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में उतरे हैं और फिर दोबारा यहां पर अपना हक जमाने के लिए आए हैं और अपनी ताकत दिखाने के लिए वापस से यहाँ पर विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। बात करें राजस्थान की तो 199 सीटों पर चुनाव होना है, 100 की यहाँ बहुमत है और भाजपा यहाँ पर 102 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ जाएं तो यहाँ पर कांग्रेस 86 पर है और अन्यों की बात करें 11 पर है। तो राजस्थान में ये परंपरा तो टूटती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट लगातार कह रहे थे कि परंपरा टूट जाएगी, लेकिन अभी ये एग्जिट पोल के निर्णय है और 3 दिसंबर यानी कल को पता चलेगा कि आखिर यहाँ पर सरकार कौन बना रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, यहाँ पर 230 सीटें हैं, 116 का बहुमत है और यहाँ पर 125 कांग्रेस के हाथों में है और 100 भाजपा के पास और अन्य 5। यानी यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों जो हिंदी बेल्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान, एक में बीजेपी के रुझान ज़्यादा हैं तो एक में कांग्रेस के रुझान ज़्यादा हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बड़ी टक्कर यहाँ पर मानी जा रही है। तो इससे मिलते जुलते कई सवाल यहाँ पर सामने आए हैं कि अगर राजस्थान में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन जाती है या कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो सीएम कौन होगा। मध्य प्रदेश में यहाँ पर कमलनाथ को ही सीएम चेहरे के ऊपर तौर पर कांग्रेस उतार रही है और अगर बीजेपी को बहुमत आती है, शिवराज यहाँ पर होंगे कि सिंधिया यहाँ पर होंगे। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे पास नेहा हमारे साथ हैं। उनसे पहला सवाल करेंगे कि आखिर बीजेपी ने यहाँ सीएम चेहरा नहीं उतारा और अब एग्जिट पोल में एक राज्य में तो यहाँ पर उनको बढ़त मिल रही है, और अगर यहाँ उनको बढ़त मिलती है तो क्या सीएम चेहरे पर थोड़ी मत्थापेची दल के बीच होगी, क्या फिर जो है आला कमान की मानी जाएगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश में दौलत यहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आती है, जैसे कि आपने बताया कि सिर्फ एक सीट पर उनको बढ़त मिल रही है और बाकी की सीटों पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को सारी सीटों पर यहाँ बढ़त मिलती नजर आती है तो बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही बात है
कि सीएम चेहरे को लेकर यहाँ लड़ाई होने वाली है। अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी कलह जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए 2018 में सिंधिया कहीं ना कहीं यहाँ सीएम पद को लेकर ही भाजपा में आए थे। अगर कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ा था तो इसी सीएम पद के लालच में उन्होंने ये दामन छोड़ा था कांग्रेस का कि भाजपा उनको सीएम पद पर बिठा देगी। लेकिन आपने देखा भी होगा कि जब भी चुनाव आते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई स्पेशल सीट भी यहाँ पर नहीं दी जाती। शिवपुरी से बात हो रही थी उनको यहाँ पर उतारने की, जहाँ से उनकी जो बुआ है यशोदा राजे सिंधिया, उनको वो यहाँ से चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस बार हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो ये अटकलें लग रही थी कि सिंधिया शिवपुरी से उतर सकते हैं, लेकिन इन अटकलों पर भी पूर्ण विराम यहाँ पर लग गया। सिंधिया को शिवपुरी से भी नहीं उतारा। तो सिंधिया को किसी बड़े जिम्मेदारी देने से क्यों चूक रही है भाजपा? क्या भाजपा को सिंधिया पर भरोसा नहीं है? क्या भाजपा को यहाँ पर ये लगता है कि जब एक पार्टी के साथ यहाँ बगावत कर गए सिंधिया, अगर हमने उन्हें कोई बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ सौंप दिया तो क्या वो भाजपा से जाकर भी यहाँ हमें एक धोखा दे सकते हैं? तो ये सवाल सिंधिया को लेकर खड़े होते हैं। और हो सकता है कि यहाँ पर अगर भाजपा को बढ़त मिलती है तो सिंधिया भी यहाँ अपने सीएम पद की मांग करते नजर आ सकते हैं, और तब यहाँ भाजपा की अंदरूनी कला निकल कर सामने आने लगेगी। जैसे 2018 में जनता यहाँ पर कांग्रेस को चुन चुकी थी, सीएम यहाँ पर कमलनाथ बन गए थे, लेकिन 2020 में बगावत हुई, उसके बाद सरकार टूट गई। और अगर कांग्रेस के पास सत्ता वापस आ जाती है तो क्या सिंधिया पाला बदल सकते हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर इस बात पर कहा जा सकता है दौलत, क्योंकि इस राजनीति में जो नेता एक बार बगावत कर जाता है तो देखिए ये बगावती तेवर बदलते नहीं है। ये बगावती तेवर तब तक रहते हैं जब तक आप राजनीति में रहते हैं। और देखिए राजनीति शब्द ही है, आप देखिए राजनीति, जहाँ पर आप नीति कर सकते हैं तो तभी तो राजनीति में आप हैं। तो यहाँ सिंधिया की अगर मैं बात करूँ, कांग्रेस अगर यहाँ दोबारा से आती है, कमलनाथ को यहाँ सीएम बनाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ ये कहा जा सकता है कि 2018 वाली तस्वीर यहाँ 2023 में रिपीट होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा कि सीएम चेहरा को अनाउंस नहीं करा, पीएम चेहरे पर यहाँ पर लड़ा गया, तो क्या यहाँ पर अगर भाजपा को इन 5 राज्यों में से ज़्यादा राज्यों में विफलता मिलती है तो क्या 2024 से पहले क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि ये तो विधानसभा चुनाव में ही पीएम चेहरा काम नहीं करा, तो 2024 के लिए भाजपा क्या सतर्क हो जाएगी, या फिर कोई बड़ा पलटवार हम 24 में भी इन चुनावों के बाद देख सकते हैं? देखिए आपने एक लाइन सुनी होगी कि लोकसभा चुनाव के बारे में 2000 मतलब कि विधानसभा चुनाव से ही पता चल जाता है। विधानसभा चुनावों में जैसे जिसकी सरकार बनती है तभी अंदाजा लग जाता है कि लोकसभा चुनावों में इस बार किसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस है। और देखिए यहाँ पर आपने बताया कि अभी 5 राज्यों में भाजपा ने सीएम चेहरा यहाँ पर घोषित नहीं किया है, और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात हमेशा से होती है। इन्हीं 5 राज्यों की बात मैं नहीं कर रही हूँ। गुजरात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड, गोवा, आप किसी भी राज्य को उठा लीजिए, हर राज्य में पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव प्रचार होता है और चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब जनता के दिमाग से ये चीज निकल चुकी है कि वो वाले दिन भाजपा के चले गए कि जब आप 2014 के बाद से आपने बैनर पर भी पीएम मोदी का अगर चेहरा लगा दिया तो आपकी सरकार यहाँ मतलब कि बीजेपी की सरकार यहाँ बनती नजर आई। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है, जनता अब शायद कोई नया चेहरा चाहती है, और भाजपा को ये समझने की जरूरत है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव ना लड़कर अगर आप 5 राज्यों में अपना कोई सीएम चेहरा उतारते तो शायद यहाँ पर आपको ज्यादा फायदा मिलता। अब देखिए फायदे की मैं बात यहाँ पर करूँ तो दौलत 3 दिसंबर कल की तारीख के दिन पता चलेगा कि आखिरकार फायदा तो यहाँ पर कौन सी पार्टी को मिलने वाला है। कल की तारीख यहाँ पर 3 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो यहाँ सही साबित होते हैं, या फिर भाजपा को एग्जिट पोल की तरह भी चुनाव परिणामों में भी झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि बात यहाँ पर 23 से ज़्यादा 24 की हो रही है कि सेमीफाइनल जीतेंगे तो ही फाइनल में आपकी दावेदारी मजबूत होगी। तो देखना होगा कल क्या होता है, जनता किसके सर यहाँ पर ताज पहनाती है और किसको यहाँ पर सीएम की सीट पर बैठाती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।